हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग टॉर्क के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। कुछ दिनों से आप लोग टॉर्क के बारे में बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत टॉर्क पे बात किया जाए। मैं बहुत ही बेसिक एक क्वेश्चन को ले रहा हूं इस वीडियो में। वो क्वेश्चन है कि टॉर्क के पास डायरेक्शन क्यों होता है, टॉर्क को डायरेक्शन असाइन ही क्यों किया जाता है, और उसका डायरेक्शन जिस तरफ होता है, जिस तरफ माना जाता है, उसी तरफ क्यों माना जाता है। ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, पर ये बहुत ही इग्नोर्ड क्वेश्चन भी है। और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो चैप्टर चल रहा है, यहाँ पर भी अब अगले वीडियो में टॉर्क आने वाला है कि एक डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट करता है तो फिर उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए भी टॉर्क का जो फंडामेंटल है वहाँ पर यूज होने वाला है। तो हम लोग सवाल लेंगे कि टॉर्क के पास डायरेक्शन क्यों होता है, और जिस डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन माना जाता है वैसा क्यों माना जाता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो वेक्टर क्वांटिटीज है उसे डायरेक्शन असाइन किया ही क्यों जाता है, उसका फायदा क्या है या फिर जरूरत क्यों पड़ता है। हम एक आसान चीज से शुरू करते हैं, जैसे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स के पास जो डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन को हम कंसीडर क्यों करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। चलिए, तो देखिए, ये मान ले ये बॉडी जो है, इस बॉडी में फोर्स अप्लाई किया गया, इस फोर्स के कारण ये बॉडी मूव करेगा। टेक्निकली कहे तो इस बॉडी में एक्सीलरेशन क्रिएट होगा। तो अगर मान ले इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई किया जाता है 2 न्यूटन का, आपसे कहा गया कि इस बॉडी पे 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया और एक 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया। सिर्फ इतना कहा गया कि 2 न्यूटन का फोर्स इसमें अप्लाई किया गया, फिर से एक 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया, मतलब 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया। आपसे अगर पूछा जाए कि नेट फोर्स इसमें कितना लगेगा, तो आप सिंपली ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा। द रीजन बीइंग कि आप अगर 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हैं और एक 2 न्यूटन का फोर्स इसे भी आप इसी डायरेक्शन में लगाएं, तो ऑब्वियसली इस पे 4 न्यूटन का फोर्स होगा। लेकिन अगर एक 2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगे और दूसरा फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगे, तो 2 फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल कर देगा। यही फंडामेंटल है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन होता है, इसे डायरेक्शन असाइन किया जाता है। डायरेक्शन असाइन करने से क्या होता है, देखिए, इस 2 न्यूटन को अगर आप पॉजिटिव माने इस डायरेक्शन को, तो आपको इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मानना होगा। तो ये 2 न्यूटन पॉजिटिव 2 न्यूटन अगर हुआ, तो ये 2 न्यूटन नेगेटिव 2 न्यूटन होगा। तो उन दोनों को जब आप जोड़ेंगे या दोनों का इफेक्ट को आप देखेंगे, तो ऑब्वियसली वो 0 बन जाएगा। तो फंडामेंटली जो वेक्टर क्वांटिटीज है, इसका जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है कि वो खास डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो उसका एक असर होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में या दूसरे डायरेक्शन में एक्ट कर रहा तो उसका किसी खास डायरेक्शन में इफेक्ट बदल जाएगा। तो इन्हीं सब कारणों से उन्हें वेक्टर क्वांटिटी की कैटेगरी में डाला जाता है और उसे डायरेक्शन असाइन किया जाता है। अब टॉर्क को अगर आप देखें, तो टॉर्क में भी इसी तरह का कुछ बिहेवियर आपको दिखेगा। टॉर्क बेसिकली होता क्या है, टॉर्क फोर्स के कारण ही जनरेट हुआ एक एजेंट है। फोर्स क्या करता है, फोर्स बॉडी में एक्सीलरेशन, ट्रांसलेटरी एक्सीलरेशन या फिर लीनियर एक्सीलरेशन आप कह सकते हैं, वो लीनियर एक्सीलरेशन वो क्रिएट करता है एक सर्टेन डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उस डायरेक्शन में वो एक्सीलरेशन क्रिएट करता है। अब देखिए, टॉर्क क्या है, टॉर्क क्या करता है, फोर्स से ही वो जनरेटेड होता है, वो रोटेशन क्रिएट करता है बॉडी में, वो रोटेशनल एक्सीलरेशन आप कह सकते हैं, वो क्रिएट करता है। कैसे अब इस बॉडी को अगर आप कंसीडर करें तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है,
ये इस तरह से हम इसके सेंटर ऑफ मास को चुन सकते हैं। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास इसका नेचुरल एक्सिस होता है रोटेशन का। मतलब ये अगर नेचुरली रोटेट करे, इसे अगर हम ऐसे फेंक दे, ये अगर नेचुरली रोटेट करे तो ये सेंटर ऑफ मास होते हुए जो एक्सिस पार हो रहा है उस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करता है। अगर हम इस बॉडी पे कुछ इस तरह का फोर्स अप्लाई करें कि वो जो इसका नेचुरल एक्सिस है, नेचुरल एक्सिस होते हुए पार हो, तो फिर इस बॉडी में किसी भी तरह का टॉर्क क्रिएट नहीं होता है। भले ही हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन किसी भी तरह का टॉर्क क्रिएट नहीं होता है। ये सीधे ऊपर जाता है और उसी तरह से नीचे गिर जाता है। मतलब इसका जो मोशन क्रिएट होता है ये ट्रांसलेटरी मोशन क्रिएट होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा हट के इसमें फोर्स अप्लाई करें, सेंटर ऑफ मास से नहीं बल्कि थोड़ा हट के अगर इसमें फोर्स अप्लाई करें, तो फिर इसमें रोटेशनल बिहेवियर हमें दिखता है, इसमें रोटेशन क्रिएट होता है। सो जब भी फोर्स इसके नेचुरल एक्सिस या फिर अगर कोई एक्सिस ऑलरेडी है, यहां से हिंज्ड है वो, ये अब इसका एक्सिस ये हो जाएगा। तो अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स पार ना हुआ, एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स के बीच एक अगर डिस्टेंस हुआ, दैट मीन वो डिस्टेंस जीरो ना हो, उस एक्सिस से वो फोर्स पार ना हो, तो फिर वो फोर्स जो है इसमें एक रोटेशनल बिहेवियर क्रिएट करता है या रोटेशन क्रिएट करता है। और उस फोर्स के कारण एक नया तरह का एजेंट हम कहते हैं क्रिएट होता है, जो कि टॉर्क है। सो टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन। जैसे कि फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन, उसी तरह से टॉर्क इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंगुलर एक्सीलरेशन। इसे रोटेशनल एक्सीलरेशन भी आप कह सकते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन वो क्रिएट करता है। अब देखिए यहां पर इसे डायरेक्शन क्यों असाइन किया जाता है उस पे आते हैं। सबसे पहले तो देखिए डायरेक्शन कैसा असाइन किया जाता है, फिर क्यों का जवाब आपको बेहतर समझ में आएगा। सो यहां पर अगर मान ले मैं इस तरह का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं जिसके कारण ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो अगर पूछा जाए ये जो रोटेट कर रहा है इस रोटेशन का डायरेक्शन क्या है, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए। आप हर एक पार्टिकल को देखिए, हर एक पार्टिकल में मोशन हो रहा है। यहां पर जो पार्टिकल है, अगर मैं फोर्स ऐसे अप्लाई करूं तो इस इंस्टेंट में यहां का जो पार्टिकल है इसमें इस डायरेक्शन में मूव करने का जो टेंडेंसी है वो है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो क्या हम कहें कि ये जो रोटेशन है इस रोटेशन का डायरेक्शन ये है? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बाकी पॉइंट्स को अगर आप देखें तो आपको ऐसे भी पॉइंट मिलेगा, जैसे कि यहां पर एक पॉइंट अगर देखें तो अगर मैं इस तरह से रोटेट कर रहा हूं तो ये पॉइंट, इसका डायरेक्शन मूव करने का तो ये है, लेकिन यहां का जो पॉइंट है इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, मूव करने का टेंडेंसी इधर है। देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा तो ये नीचे की तरफ जा रहा। तो हम किसी एक पॉइंट को कंसीडर करते हुए उसका जो डायरेक्शन है मूवमेंट का, उसे हम रोटेशन का डायरेक्शन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल्स का मूव करने का डायरेक्शन अलग अलग होगा। ये तो एक रीजन है। और दूसरा रीजन ये है कि इस इंस्टेंट में अगर आप देखें, अगर मैं इसे रोटेट कर रहा हूं इस तरह से, तो एक सर्टेन इंस्टेंट में अगर आप इस पार्टिकल को देखें तो इस पार्टिकल का मूव करने का टेंडेंसी इधर है, कुछ ही देर बाद इसका मूव करने का टेंडेंसी इधर होगा, और कुछ देर बाद इसका मूव करने का टेंडेंसी इधर होगा। तो कौन सा डायरेक्शन को आप कंसीडर करेंगे? यहां पर कंफ्यूजन होगा कि समय के साथ साथ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कभी पार्टिकल इधर जा रहा, थोड़ी देर बाद इधर, फिर थोड़ी देर बाद इधर, फिर थोड़ी देर बाद इधर। ये तो एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि अलग अलग पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है ड्यू टू इट्स ओन रोटेशन। तो यहां पर इसे डायरेक्शन असाइन करने के लिए यहां पर एक नॉर्म कंसीडर किया जाता है। वो नॉर्म कैसा है? जो सबके लिए बराबर हो, जो किसी खास को प्रायोरिटाइज न करे, किसी खास पॉइंट को प्रायोरिटाइज न करे, बल्कि सबके लिए बराबर हो। वो नॉर्म कुछ ऐसा है कि बॉडी अगर इस तरह से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो आप इसे कुछ ऐसा डायरेक्शन असाइन करें कि आप अपना राइट हैंड ले और देखें किस डायरेक्शन में इसका रोटेशन हो रहा है। अगर इसका रोटेशन ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। तो फिर ये जो थंब है,
ये थंब इंडिकेट करेगा कि उसका डायरेक्शन, उस रोटेशन का डायरेक्शन, या फिर कहें जिस टॉर्क के कारण वो रोटेशन हो रहा है उस टॉर्क का डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन है। तो फिर अगर ऐसा रोटेशन होगा, ऐसा, ये एक नॉर्म है, ये नॉर्म लिया गया, ऐसा नहीं है कि ऐसा टॉर्क है तो उसका कोई इफेक्ट इस डायरेक्शन में होता है, नहीं होता है। इट इज अ नॉर्म, कि ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि कौन सा डायरेक्शन को हम इस रोटेशन का डायरेक्शन कंसीडर करें, इसके लिए ये नॉर्म लिया गया कि सबके लिए बराबर हो। तो देखिए सबके लिए कैसे बराबर होगा, ये अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो हर एक पार्टिकल इस बॉडी का इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो मेरे तरफ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा, आपके तरफ से देखें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो अगर मैं अपने उंगलियों को इस तरह से मोड़ता हूं राइट हैंड का, दाहिने हाथ का, तो फिर ये क्या इंडिकेट करेगा, ये अगर उस रोटेशन को इंडिकेट करे तो हर पार्टिकल के लिए वो वही वाला रोटेशन को इंडिकेट कर रहा है। इसके लिए भी वही डायरेक्शन दिखा रहा है, इसके लिए भी वही डायरेक्शन दिखा रहा है, और सब के लिए ये थंब इसका जो प्रायोरिटी है या फिर थंब जो डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है वो सब के लिए बराबर है। किसी भी पॉइंट के मोशन को प्रायोरिटाइज नहीं किया गया, सब के लिए वो बराबर हो गया। तो ये एक नॉर्म है, राइट हैंड रूल जो है एक नॉर्म है, और उस नॉर्म को लिया गया। नॉर्म को इस तरह से लिया जाता है कि बाकी फिजिक्स के जो नॉर्म्स है उसके साथ इंटर कन्फ्लिक्शन ना हो। लेकिन ऐसा भी लिया जा सकता था कि बायां हाथ, बस लिया गया दाहिना हाथ और बस वही नॉर्म चल रहा है, और वो नॉर्म बाकी नॉर्म्स के साथ कंपैटिबल है। अब देखिए यहां जब इसका वेक्टर बिहेवियर आएगा तब आपको इस डायरेक्शन का फायदा समझ में आएगा। और एक बात, जब भी हम किसी भी चीज का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक खास डायरेक्शन को बड़े आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं तो फिर आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो आर कैप, थीटा कैप और जेड कैप से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है और 3 यूनिट वेक्टर से हम किसी भी तरह के डायरेक्शन को, इस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में किसी भी तरह के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रोटेशन जो होता है, रोटेशन को हम फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसी के लिए ये वाला नॉर्म लिया गया। अब देखिए ये अगर इस तरह से रोटेट करेगा तो फिर वो एक सर्टेन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये थंब एक सर्टेन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि आई कैप, जे कैप, के कैप, या फिर आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप, आर कैप, थीटा कैप और जेड कैप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब आते हैं, देखिए इसका जो वेक्टर रोल है, इस वेक्टर प्रॉपर्टी या वेक्टर बिहेवियर में इस डायरेक्शन का क्या फायदा होता है, ऐसे डायरेक्शन असाइन करने का फायदा क्या होता है। चलिए मैंने एक टॉर्क यहां पर अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन का टॉर्क मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। वही अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करता तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता। ठीक है, तो दोनों टॉर्क्स जो है, अगर मैं उन 2 न्यूटन के टॉर्क्स को एक साथ अप्लाई करूं, 2 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है, फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन मीटर का टॉर्क मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है। 2 न्यूटन मीटर का टॉर्क मैं अगर इधर अप्लाई करता हूं तो ये ऐसे रोटेट करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए 2 न्यूटन मीटर का अगर 2 टॉर्क्स इस बॉडी में अप्लाई किया जाएगा तो नेट टॉर्क कितना होगा, तो आप 4 न्यूटन नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, यहां आपको उसका एक एग्जांपल मिल जाएगा। ऐसे अगर मैं करूं तो यहां से इधर घुमाने का टेंडेंसी, यहां से इधर घुमाने का टेंडेंसी, दोनों टॉर्क्स को अगर मैं एक साथ अप्लाई करूं तो देखिए इसमें कोई रोटेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये वाला टॉर्क जो इधर घुमाना चाहता है इसे, और ये वाला टॉर्क जो इधर घुमाना चाहता है इसे, दो अपोजिट डायरेक्शन में जो रोटेशन क्रिएट करना चाहता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है। जैसे कि 2 न्यूटन का फोर्स और 2 न्यूटन का फोर्स, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। उसी तरह से यहां पर भी ये और ये 2 रोटेशन जो है, 2 रोटेशनल टेंडेंसीज जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है।
अब आप देखें यहां पर उस डायरेक्शन का रोल क्या है। आप 2 न्यूटन का दो न्यूटन मीटर का 2 टॉर्क लगा रहे हैं, एक तो इधर और दूसरा इधर। फर्स्ट टॉर्क को अगर आप देखें जो कि इधर घुमाने का टेंडेंसी रखता है, उसका डायरेक्शन किधर होगा? उसका डायरेक्शन होगा इधर मेरे तरफ। और ये जो 2 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि इधर घुमाना चाहता है बॉडी को, उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन आपके तरफ होगा। तो 2 न्यूटन मीटर, ये 2 न्यूटन मीटर मेरे तरफ और इधर से 2 न्यूटन मीटर आपके तरफ। तो 2 अपोजिट टॉर्क्स जो है वो आपको क्लियरली दिखेगा। 2 अपोजिट टॉर्क्स जो है, अपोजिट डायरेक्शन का टॉर्क्स जो है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो ये बेनिफिट है टॉर्क को जब आप डायरेक्शन असाइन करेंगे। अगर टॉर्क को आप वेक्टर क्वांटिटी असाइन नहीं करेंगे, फिर वही सवाल उठेगा, 2 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 2 न्यूटन मीटर का टॉर्क एक साथ अप्लाई किया जाए तो फिर 4 न्यूटन मीटर का टॉर्क होना चाहिए, पर ऐसा तो हो नहीं रहा है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। सो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट नीड्स अ डायरेक्शन टू बी असाइंड। और एक नॉर्म लिया गया, राइट हैंड रूल से एक नॉर्म लिया गया कि अगर इस डायरेक्शन में रोटेशन होगा तो फिर ये थंब जो है उस टॉर्क का डायरेक्शन को असाइन करेगा या उस टॉर्क के डायरेक्शन को बताएगा। अब देखिए, टॉर्क वेक्टर आर और वेक्टर एफ का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इसे फिलहाल मैं तो ऐसे बैठे बैठे आपको बता नहीं सकता, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टैंडर्ड 11th का जो रोटेशनल मैकेनिक्स का जो प्लेलिस्ट है उसे आप जरूर से विजिट करें। भले आप यहां करें या किसी और अच्छे चैनल में करें, बेहतर चैनल में करें, वो तो आपका मैटर है। लेकिन 12th में ये जो डाइपोल है, उसका बिहेवियर है इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो सब पढ़ने से पहले ये अच्छा होता है कि आप एक बार उन टॉर्क्स का जो कॉन्सेप्ट है उसे आप एक बार रिवाइज कर ले। तो 11th का जो रोटेशनल मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको कहीं यहीं पर स्क्रीन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। तो आई होप कि जल्द मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।